दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग का 14वां दिन आ चुका है। ईरान ने जमीन, आसमान और पानी में भी अमेरिका इजराइल दोनों को धूल चटाकर रखी है। अमेरिका के दो ऑयल टैंकर तबाह कर चुके हैं। साथ ही अगले 10 सालों तक भी ईरान इसी मजबूती के साथ लड़ने की ताकत रखता है। लेकिन ईरान की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसकी वजह से ईरान अमेरिका जैसी शक्ति के सामने मजबूती के साथ अभी तक खड़ा है और आगे भी खड़े रहने की बात कर रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पीछे खामनेई का दिमाग और ईरान का बनाया डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से खामनेई समेत टॉप लीडरशिप के ना होते हुए भी ईरान तगड़े तरीके से अमेरिका इजराइल से लड़ रहा है। और गौर किया जाए तो इस बार ईरान की आक्रामकता बढ़ी हुई है। पिछली बार से भी ज्यादा आक्रामक रूप में ईरान हमले कर रहा है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, सोच समझ के भी कर रहा है और इसी के तहत ही अमेरिका और इजराइल दोनों को मुश्किलों में डाल दिया है। दरअसल ईरान को पता था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुश्मन उनके घर तक पहुंचकर उन्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए ईरान ने एक खास स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें सेना की कमान किसी एक के पास नहीं बल्कि 7 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी गई। और खामनेई ने अपने रहते ही इस बात का ध्यान रखा कि हर पद के लिए 4 संभावित उत्तराधिकारी पहले से तय हो, जिसके जरिए अगर किसी लीडर से संपर्क ना हो पाए या फिर उन पर हमला हो जाए तो बाकी के उम्मीदवार तुरंत जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हों। और इसके लिए एक नहीं बल्कि 4 उम्मीदवार तैयार किए गए, जिससे एक के ना होने पर दूसरा, दूसरे के ना होने पर तीसरा और तीसरे के ना होने पर चौथा उम्मीदवार जिम्मेदारी संभाल ले। 1 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि देश ने 2 दशकों तक अमेरिका के युद्धों को पढ़ा है। इससे सीखकर ऐसा सुरक्षा ढांचा बनाया गया है जिससे राजधानी पर हमला होने के बाद भी लड़ाई जारी रहे। इसके लिए ईरान ने खास स्ट्रैटेजी बनाई, जिसका नाम रखा डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस। मोज़ैक का मतलब होता है टाइल्स जैसे छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ कोई डायग्राम। ठीक वैसे ही इस रणनीति में ईरान की पूरी सैन्य कमान और क्षमता को किसी एक सेंटर पर नहीं रखा जाता, बल्कि 7 छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया जाता है। इससे अगर दुश्मन टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमांड सेंटर या फिर बड़े हेडक्वार्टर पर हमला करके उन्हें नष्ट भी कर दे, तब भी बाकी सिस्टम टूटता नहीं है और लड़ाई जारी रख सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। ये पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी, जो कि 2007 से 2019 तक कमांडर थे, उनके वक्त पर बनाई गई थी। वो चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम बने जो किसी एक के कमांड से जुड़ा ना हो, बल्कि अपनी जगह के मुताबिक फैसले लेने में स्वतंत्र हो। इस ढांचे में IRGC बसीज मिलिशिया, नियमित सेना, मिसाइल यूनिट, नौसेना और स्थानीय कमांड संरचनाएं एक नेटवर्क की तरह काम करती हैं। कम्युनिकेशन टूटने की स्थिति में भी स्थानीय यूनिट्स को कार्रवाई की स्वतंत्रता रहती है। ईरान ने अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग रोल दिए हैं। जैसे पहले नंबर पर आती है रेगुलर आर्मी। ये पहले झटके को सहन करती है। आर्म्ड, मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट्स दुश्मन के एडवांस हमलों को स्लो करती है, फ्रंट को स्टेबलाइज करती है। दूसरा है एयर डिफेंस यूनिट्स, जो कि छिपाव, धोखा और डिस्पर्सल यानी कि फैलाव से दुश्मन की एयर सुपीरियरिटी को जितना हो सके रोकती है। तीसरा है IRGC, जिसका मेन रोल दूसरे स्टेज में आता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन करना, घात, लोकल रेजिस्टेंस, सप्लाई लाइंस डिसरप्ट करना, शहरों, पहाड़ों और रिमोट इलाकों में फ्लेक्सिबल गोरिल्ला वॉर। चौथे में आती है बसीज मिलिशिया। इसे 31 प्रांतों में डिवाइड किया गया है। लोकल कमांडरों को ज्यादा स्वतंत्रता इससे मिलती है। पांचवा है नौसेना। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटी एक्सेस टैक्सिस्ट, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, माइंस, एंटी शिप मिसाइल से दुश्मन के जहाजों को तबाह कर देना। छठे पर आता है मिसाइल फोर्स, जो कि IRGC के कंट्रोल में है। डिटरेंस और डीप स्ट्राइक, दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टारगेट्स पर हमला यहां से होता है। सातवें पर आता है क्षेत्रीय नेटवर्क यानी कि प्रॉक्सी फोर्सेस। मिडिल ईस्ट में सहयोगी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्लाह और हूती जैसे ग्रुप्स के जरिए जंग को ईरान की सीमाओं से बाहर फैलाते हैं, ताकि दुश्मन एक फ्रंट पर फोकस ना कर सके। इस तरीके से अलग अलग तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई गई है। ये ईरान की मेन स्ट्रैटेजी है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं और इसी वजह से इतनी ताकत के साथ वो कह रहे हैं कि हम अगले 10 साल तक भी जंग लड़ सकते हैं। अब ईरान की इस रणनीति को अपनाने की वजह भी जान लीजिए। दरअसल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और 2003 में इराक पर हमला किया। इससे सद्दाम हुसैन का हाईली सेंट्रलाइज्ड रिजीम कुछ ही दिनों में ढह जाता है। कमांड स्ट्रक्चर पर हमला हुआ और सब कुछ बिखर गया। ईरान ने देखा और सीखा
कि सेंट्रल कमांड पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। कोई भी देश अगर किसी एक व्यक्ति या सेंटर पर निर्भर रहता है तो उस व्यक्ति के बिखरते ही पूरा का पूरा देश बिखर सकता है। इसलिए ईरान ने अपनी सेना को और सेंट्रलाइज नहीं बनाया, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ईरान जानता है कि दुश्मन की कन्वेंशनल ताकत क्या है। एयर पावर, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस ईरान के दुश्मनों की पावर ज्यादा होगी, इसलिए उनसे सीधे मुकाबले के बजाय सर्वाइवल यानी कि जंग को लंबा खींचना और दुश्मन को थकाने वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद मुजाहिदीन एक खल्क जैसे ग्रुप्स के अटैक्स और 1980-88 की ईरान इराक वॉर ने भी इसे मजबूत किया। ईरान के हथियार भी इसमें अहम रोल निभाते हैं। ईरान सस्ते हथियार बनाता है, जैसे कि शाहेद ड्रोन, जो कि कुछ $1000 में बन जाते हैं, लेकिन दुश्मन को इन्हें रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इससे समय के साथ दुश्मन का खर्च बहुत बढ़ जाता है। मौजूदा जंग में भी यही हो रहा है। ईरान ने शुरुआत में सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अमेरिका इजराइल के डिफेंस सिस्टम को थका दिया, तबाह कर दिया, जिससे दोनों पर आर्थिक भार भी आया है। ऐसा करने का मकसद यही है कि जंग जितनी लंबी होगी उतना आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनेगा इन देशों पर। ईरान का फोकस क्विक विक्ट्री नहीं है, बल्कि दुश्मन को थकाकर और महंगा पड़ने पर मजबूर करना है। ईरान की यह सोच चीनी नेता माओ त्से तुंग की प्रोलॉन्ज्ड वॉर यानी कि लंबे युद्ध की अवधारणा से मिलती जुलती है। इस सिद्धांत के मुताबिक कमजोर पक्ष को ताकतवर दुश्मन को तुरंत हराने की कोई जरूरत नहीं होती। वो शुरुआती झटका झेलकर युद्ध को लंबा कर सकता है और धीरे धीरे दुश्मन की इच्छा शक्ति और संसाधनों को कमजोर कर सकता है। ईरान ने कई सैन्य और प्रशासनिक पद के लिए पहले से उत्तराधिकारी तय रखे हैं। कई मामलों में 4-4 उत्तराधिकारी रखने की बात कही गई है, जिसे फोर्थ सक्सेसर की अवधारणा कहा जाता है। इसका मकसद यह है कि अगर किसी नेता की हत्या हो जाए या संपर्क टूट जाए, तब भी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। पहला सक्सेसर मारा जाए तो दूसरा, तीसरा, फिर चौथा तैयार रहे उस पद को संभालने के लिए। ये सिर्फ टॉप लीडर जैसे कि सुप्रीम लीडर के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में कमांडर, ऑफिसर सभी के लिए लागू होता है। एक छोटा इनर सर्कल भी था जो कि कनेक्शन कटने पर फैसले ले सकता था, जिससे एक व्यक्ति या फिर ग्रुप की मौत से सिस्टम पैरालाइज ना हो। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई उत्तराधिकारी बने। अमेरिका और इजराइल की सैन्य रणनीति अक्सर तेज और सटीक हमलों के जरिए दुश्मन के नेतृत्व और कमांड सिस्टम को खत्म करने पर फोकस्ड रही है, और यहीं पर अमेरिका इजराइल चूक गए। उन्हें लगा कि ईरान भी बाकी देशों की तरह खामनेई के जाते ही, टॉप लीडरशिप के जाते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान की मोज़ैक डिफेंस स्ट्रैटेजी ने अमेरिका इजराइल की रणनीति का मुंह तोड़ जवाब दिया है और लगातार दे रही है, क्योंकि इसने इन दोनों शक्तियों को ऐसा फंसाया है और ऐसा थका दिया है कि ईरान की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा इस जंग को खत्म करने का। ईरान की इस सोच के मुताबिक युद्ध का फैसला केवल शुरुआती सैन्य ताकत से नहीं होता, समय, सहन शक्ति और संगठन की क्षमता भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। अराक्ची ने हाल ही में कहा था कि ईरान पर बमबारी से जंग की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है और ईरान तय करेगा कि जंग कब और कैसे खत्म होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।